आज हम करेंगे कि SQL में आपने यूज़र अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो the DB creates the user by executing the create user statement। तो SQL में जब भी कोई यूज़र क्रिएट करना होता है तो उसको DBA ही क्रिएट करता है। DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वही यूज़र को क्रिएट करता है, और यूज़र को क्रिएट करने के लिए वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, क्रिएट यूज़र स्टेटमेंट। The user does not have any privileges at this point। तो जब DBA यूज़र को क्रिएट करता है तो उस समय यूज़र के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। The DBA can then grant number of privileges to that user। तो यूज़र क्रिएट करने के बाद DBA ही उस यूज़र को बहुत सारी अधिकार प्रदान कर सकता है। These privileges determine what the user can do at database level। ये जो अधिकार है इन्हीं से निश्चित होता है कि एक यूज़र डेटाबेस लेवल पे कितना काम कर सकता है या फिर डेटाबेस को कितनी हद तक यूज़ कर सकता है। तो सिंटेक्स है यूज़र को क्रिएट करने का, क्रिएट यूज़र यहाँ पे यूज़र का नाम आएगा, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। अब हर एक यूज़र को एक पासवर्ड दे दिया जाएगा ताकि उस यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सके डेटाबेस में। ठीक है, तो पासवर्ड जब आप किसी यूज़र को प्रोवाइड करवा रहे हो तो दैट मीन्स कि वो ऑथराइज हो जाता है उस डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए। तो सिंटेक्स में जो यूज़र शब्द आपने लिखा है ये वाला, तो इज़ द नेम ऑफ द यूज़र टू बी क्रिएटेड, ये उस यूज़र का नाम होगा जिसको क्रिएट किया जा रहा है DBA द्वारा। पासवर्ड स्पेसिफाइज दैट द यूज़र मस्ट लॉग इन विद पासवर्ड। तो पासवर्ड ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी यूज़र क्रिएट किया गया है और उसको जो पासवर्ड दिया गया है उसी पासवर्ड के साथ में उसने डेटाबेस में लॉग इन करना है। ठीक है, जब तक वो पासवर्ड के साथ में लॉग इन नहीं करेगा तब तक वो डेटाबेस में कोई भी काम नहीं कर पाता है आगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट यूज़र दीपक। तो दीपक नाम का हमने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया है, आइडेंटिफाइड बाय धर्मशाला। तो ये हमने उसको पासवर्ड असाइन कर दिया है धर्मशाला। तो अब जब भी यूज़र ने डेटाबेस में कोई भी फाइल को एक्सेस करना होगा या कोई भी डेटा रिट्रीव करना होगा तो उसको इस पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना होगा, तभी यूज़र डेटाबेस में लॉगिन कर सकता है और डेटाबेस को यूज़ कर सकता है। अब है आपकी ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स, जो कि आपकी DCL कमांड्स होती हैं। तो ये जो ग्रांट और रिवोक कमांड्स हैं इनका क्या काम है ये हम डिटेल में करेंगे। तो जैसा कि हम पीछे कर चुके हैं ग्रांट एंड DCL कमांड्स को, तो DCL कमांड में हमने दो कमांड्स पढ़ी थी, ग्रांट एंड रिवोक। अब यहाँ पे उसको विद क्वेरी हम करने डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो DCL commands are used to enforce database security in a multiple user database environment। तो DCL कमांड जो आपकी होती है वो जो आपका मल्टी यूज़र डेटाबेस एनवायरनमेंट होता है उसमें डेटाबेस सिक्योरिटी अगर आप लगाना चाहते हैं तो DCL कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। टू टाइप्स ऑफ DCL कमांड्स आर ग्रांट एंड रिवोक। तो दो तरीके की DCL कमांड्स आपकी होती है, ग्रांट एंड रिवोक। ओनली डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और ओनर्स ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन प्रोवाइड रिमूव प्रिविलेजेस ऑन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। केवल जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर जो डेटाबेस का मालिक होता है जिसने डेटाबेस क्रिएट किया है वही केवल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पे कोई भी परमिशन या फिर कोई भी प्रिविलेजेस किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट या यूज़र को प्रोवाइड या फिर उनसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवाई है उन्हीं प्रिविलेजेस को किसी भी यूज़र से वापस लिया जा सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का जो ओनर होता है उसके द्वारा। तो हम करेंगे यहाँ पे SQL ग्रांट कमांड। तो ग्रांट कमांड जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, कोई भी प्रिविलेज अगर आप प्रदान करना चाहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी यूज़र के लिए तो आप ग्रांट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द SQL ग्रांट इज़ अ कमांड यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू और privileges on the database object to the user।
तो ग्रांट कमांड जो है आपकी SQL की, उसको किसी भी यूज़र को किसी पर्टिकुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेस प्रोवाइड कराना है या कोई उसको अनुमति देनी है किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की, तो वो ग्रांट कमांड से दी जाती है। तो सिंटेक्स क्या है इसका? ग्रांट प्रिविलेज नेम, जो भी नाम होगा, जो भी अधिकार दिया जाएगा उस यूज़र को, ऑन ऑब्जेक्ट नेम, जिस डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे परमिशन प्रोवाइड करवाई गई है, टू यूज़र नेम मतलब जिस यूज़र को परमिशन दी गई है, ठीक है। तो पब्लिक और ये रोल नेम, ये जो तो अब सिंटेक्स कैसा रहेगा ग्रांट कमांड का? सिंटेक्स है ग्रांट प्रिविलेज नेम, जो भी परमिशन प्रोवाइड की गई है वो, ऑन ऑब्जेक्ट नेम, जिस ऑब्जेक्ट पे परमिशन प्रोवाइड करवाई गई है उसका नाम, टू यूज़र नेम मतलब जिस यूज़र को प्रोवाइड करवाई गई है परमिशन। तो ये पब्लिक भी हो सकता है या फिर आप उसको पर्टिकुलर यूज़र को कोई पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सिंटेक्स में हमने प्रिविलेज नेम लिखा है, तो इज द एक्सेस राइट और प्रिविलेज ग्रांटेड टू द यूज़र, सम ऑफ द एक्सेस राइट्स आर ऑल एग्जीक्यूट एंड सिलेक्ट। तो जो भी अधिकार आप यूज़र को प्रदान करते हैं वो आप प्रिविलेज नेम में लिखोगे। तो जो अधिकार आप यूज़र को प्रोवाइड करवा सकते हैं वो हो सकता है आपका ऑल, एग्जीक्यूट एंड सिलेक्ट। तो इस तरीके की प्रिविलेज आप ग्रांट कर सकते हो किसी भी यूज़र को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट नेम, इज द नेम ऑफ द एन डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर एंड सीक्वेंसेस। मीन्स आप किसी भी टेबल या फिर व्यू पे या फिर कोई स्टोर्ड प्रोसीजर है डेटाबेस में या फिर सीक्वेंसेस है डेटाबेसेस में, उन सब पे आप परमिशन प्रोवाइड करवा सकते हो यूज़र को। फिर है आपका यूज़र नेम, इज़ द नेम ऑफ द यूज़र टू whom an access right is being granted। तो यूज़र नेम उस यूज़र का नाम है जिसको अधिकार प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे गिव द यूज़र दीपक ऑल डेटा मैनिपुलेशन परमिशंस ऑन द टेबल स्टूडेंट। दीपक नाम के यूज़र को सारी, ऑल, ठीक है, डेटाबेस मैनिपुलेशन परमिशंस प्रदान करानी है। कौन से टेबल पे? स्टूडेंट टेबल पे। तो इसको कैसे लिखेंगे? ग्रांट ऑल, क्योंकि हमने ऑल डेटाबेस मैनिपुलेशन परमिशंस प्रोवाइड करानी है ऑन स्टूडेंट, ठीक है, जो भी आपका टेबल था स्टूडेंट, टू दीपक। अब यहाँ पे किसका नाम आएगा? यूज़र का। तो ये आपकी ग्रांट आपने किसको एक्सेस परमिशन आपने किसको दी? दीपक नाम के यूज़र को, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रांट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है रिवोक स्टेटमेंट। रिवोक का मतलब है वापस लेना किसी से कोई भी परमिशन अगर आपने प्रोवाइड करवाई है तो उससे वो वापस ले लेनी, ठीक है। द रिवोक स्टेटमेंट इज यूज टू रिवोक सम और ऑल द privileges which have been granted to a user in the पास्ट। तो रिवोक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम कुछ या फिर सारी की सारी जितने भी अधिकार हमने किसी यूज़र को प्रोवाइड करवाए थे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, वो सारी के सारी ग्रांट्स उनसे वापस ले लेना, ठीक है। तो सेम इसको भी वैसे ही हम लिखेंगे। रिवोक की जगह, ग्रांट की जगह पे अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? रिवोक प्रिविलेज नेम, जो परमिशन दी है वो वापस लेना, ऑन ऑब्जेक्ट का नाम, चाहे टेबल है, व्यू है, सीक्वेंस है, जो भी है, ठीक है, फ्रॉम, फिर यूज़र का नाम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टू था, ठीक है, और अब यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम, राइट। तो इस तरीके से आप परमिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं किसी भी यूज़र से। तो ऑब्जेक्ट, इट इज़ द नेम ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ पे आपको सिंटेक्स में जो आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ नीचे। अब तो ऑब्जेक्ट नेम जो है यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लिखा है, तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो।
It is the name of the database object from which permissions are being revoked. तो ये database object का नाम है जहाँ से permission वापस ली जा रही है. In the case of revoking privileges from a table, this would be the table name. अगर आप table object से permissions को वापस ले रहे हैं तो यहाँ पे object की जगह पे आपके पास table का नाम आएगा. User is the name of the user from whom the privileges are being revoked. ठीक है, तो ये यूज़र का नाम है जिससे privileges वापस ली जा रही है. तो जैसे कि हमने पहले दीपक को ग्रांट की थी, अब उसी से वापस लेते हैं हम सारी परमिशंस. तो रिवोक द परमिशंस ऑन स्टूडेंट टेबल टू यूज़र दीपक. तो रिवोक ऑल ऑन स्टूडेंट फ्रॉम दीपक. तो इस तरीके से आप रिवोक कर सकते हैं परमिशंस को. नेक्स्ट है डिलीटिंग यूजर्स अकाउंट. जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं. टू डिलीट अ यूजर्स अकाउंट along with its associated rights and privileges, you can use drop user statement. तो अगर आप कोई यूज़र अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसको जितने भी अधिकार और जितने भी परमिशंस आपने दी थी उन सबको भी आप डिलीट करना चाहते हैं उस अकाउंट के साथ में, तो आपको ड्रॉप यूज़र स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा. तो सिंटेक्स होगा ड्रॉप यूज़र यूज़र नेम. फॉर एग्जांपल डिलीट द यूज़र दीपक. अगर आप दीपक यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लिखोगे ड्रॉप यूज़र दीपक. तो जो दीपक यूज़र था वो आपका डिलीट हो जाएगा और जितने भी आपने इसको परमिशंस या अधिकार प्रोवाइड करवाए थे वो सारे भी उसी के साथ में डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, कैसे आपने सीक्वल में यूज़र्स क्रिएट करने हैं, उनको परमिशंस प्रोवाइड करवानी है और अगर आप उनसे परमिशन वापस लेना चाहते हो तो कैसे वापस लेनी है, और जो यूज़र क्रिएट किया है, यूज़र अकाउंट आपने क्रिएट किया है उसको आपने कैसे डिलीट करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट्स. तो ये शब्द हमने पीछे भी एक दो टॉपिक में इस्तेमाल किया है कंस्ट्रेंट्स. तो अब ये कंस्ट्रेंट्स हैं क्या, ये हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे. Constraints are the rules enforced on the data columns of a table. अब कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो रूल्स जो हम टेबल में जो डेटा कॉलम्स होते हैं उन पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो जब भी हम डेटाबेस में कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपने कॉलम्स में, तो हर एक कॉलम में हमने कोई ना कोई रूल अप्लाई किया होता है. उन रूल को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं. तो ये कंस्ट्रेंट्स जब हम रूल अप्लाई करते हैं टेबल के डेटा कॉलम्स में तो वो क्या करते हैं, दीज आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल. तो ये एक लिमिट लगा देता है, एक ये बिल्कुल किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि कितना डेटा टाइप आपका यूज़ होना है आपके टेबल में. ठीक है, इस पे पूरी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कंस्ट्रेंट्स. दिस इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस. तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो भी डेटा आप डेटाबेस में एंटर कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और रिलायबल डेटा होता है. Constraint could be either on a column level और table level. तो constraints को आप particular column में भी apply कर सकते हैं और पूरे table में भी आप इसको लगा सकते हैं. The column level constraints are applied only to one column whereas the table level constraints are applied to whole table. तो अगर आप column level constraints लगा रहे हैं तो वो आप single column पे लगा सकते हो और अगर आप table लेवल कंस्ट्रेंट्स लगाते हो तो वो पूरे के पूरे टेबल पे आपका अप्लाई होता है. तो हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको पहले हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनकी एज अ डेफिनेशन इनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. टेबल्स पे कैसे अप्लाई करना है वो हम डिटेल में करेंगे. तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल इन MySQL. तो फर्स्ट है नॉट नल कंस्ट्रेंट. जब आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाते हो कॉलम में तो इससे क्या होगा, ये इंश्योर करेगा दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू. ये इंश्योर करेगा कि किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं होगी आपकी. ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाने से.
अब आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाते हो, इट प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। अब जब किसी कॉलम में आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आपकी आएगी वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करके आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो कॉलम्स में, ठीक है। मीन्स जब आपके कॉलम में आपने कोई वैल्यू नहीं भरी तो उसकी जगह पे आपकी कौन सी वैल्यू आपको दिखाई देगी, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स से आपने अप्लाई की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक कंस्ट्रेंट ensures that all values in a column are different। ये क्या इंश्योर करता है कि जितनी भी कॉलम्स में वैल्यू आपकी है वो सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू मैचिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट uniquely identifies each row or record in a database table। तो जब आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो तो वो जो कॉलम है या फिर वो जो डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये डिटेल में आपको मैं आगे बताऊंगी, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लो यहीं से कि मान लो आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो रोल नंबर जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट के हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मींस किसी भी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, राइट। तो उस रोल नंबर से हम किसी भी अलग अलग स्टूडेंट की डिटेल को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। बेशक स्टूडेंट्स के नाम सेम होंगे पर रोल नंबर से हम हर एक स्टूडेंट को यूनिकली पहचान सकते हैं, तो दैट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन एनी ऑफ द गिवन डेटाबेस टेबल। अब फॉरेन की क्या है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी रो को या फिर किसी भी रिकॉर्ड को, पर वो किसी भी डेटाबेस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होगा, विद इन अ टेबल आइडेंटिफाई करेगा, पर अगर आपने एक टेबल से का डेटा को दूसरे टेबल में भी रेफर करना है तो उसके लिए आप प्राइमरी की का इस्तेमाल, फॉरेन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक कंस्ट्रेंट। द चेक कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट ऑल द values in a column satisfies certain conditions। तो जब आप चेक कंस्ट्रेंट्स लगाओगे किसी भी कॉलम में तो ये सेटिस्फाई कर देगा कि अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा कॉलम में आपकी स्टोर होगी, ठीक है। अगर कंडीशन को मैच नहीं करेगी आपकी वैल्यू तो वो टेबल में स्टोर नहीं होगी। नेक्स्ट है हाउ टू स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट। अब जब हमने ये कंस्ट्रेंट की पढ़ लिए, अब इनको हमने कैसे टेबल्स पे अप्लाई करना है इन कंस्ट्रेंट्स को, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल यूजिंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग अल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो जो कंस्ट्रेंट है इनको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रेंट पे जब हम क्रिएट टेबल को क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर हम बाद में जब हमने क्रिएट कर दिया टेबल उसके बाद में हम अप्लाई करना चाहते हैं कंस्ट्रेंट को तो उसके लिए हमारे को अल्टर टेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट इज ये सिंटेक्स आपको दिया है यहाँ पे, बिलो इज द सिंटेक्स टू क्रिएट कंस्ट्रेंट्स यूजिंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल। यहाँ नीचे जो सिंटेक्स दिया है उसमें हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहे हैं एक टेबल पे, और वो हम तब कर रहे हैं जब हम स्टार्टिंग में टेबल को क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट टेबल कमांड्स का इस्तेमाल करके। तो कैसे हमने अप्लाई करना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो जिस भी नाम का टेबल हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम कॉलम्स ऐड करेंगे, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 डेटा टाइप होंगे तीनों कॉलम्स के, और साइज स्पेसिफाई कर देंगे, और साथ में ही हम कंस्ट्रेंट का नाम अप्लाई कर देंगे हर एक कॉलम में जो भी कंस्ट्रेंट हम पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स भी आपके कितने हो सकते हैं और हर एक कॉलम में आप अलग अलग तरीके के कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे टर्मिनेट करोगे अपनी स्टेटमेंट को। तो टेबल का नाम तो आपको पता है, नेम ऑफ द टेबल टू बी क्रिएटेड,
और फिर डेटा टाइप ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड, ठीक है। और कंस्ट्रेंट नेम, तो नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट जो भी आपने अप्लाई करना है, जैसे कि नॉट नल हो सकता है, यूनिक, प्राइमरी की, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे कोई भी आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तरीका था कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करने हैं क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के साथ में। अब हम एक एक करके डिटेल में इन कंस्ट्रेंट्स को करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल, by default, a column can hold null values. If you do not want a column to have a null value, then you need to define such a constraint on this column specifying that null is now not allowed for that column. तो जब भी हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं टेबल में, तो उसमें आपकी नल वैल्यू होती है, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉलम बनाए हैं उसमें नल वैल्यू ना हो, तो आपको एक ऐसा कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होगा उस कॉलम पे जिससे कि उस कॉलम में नल वैल्यू अलाउड ना हो, ठीक है। तो दिस कंस्ट्रेंट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। तो ये कंस्ट्रेंट आपको एकदम डेटा टाइप, कॉलम के डेटा टाइप के बाद में स्पेसिफाई करना होता है। तो एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे एक नोट दिया है, नोट में लिखा है अ नल इज नॉट द सेम एज नो डाटा, रादर इट रिप्रेजेंट अननोन डेटा। तो नल वैल्यू जो होती है उसको हम नहीं बोल सकते कि ये कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि ये जो नल है वो एक अननोन डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा डेटा जिसको हम नहीं, जो अननोन वैल्यू होती है, जिसकी जो इनएप्लीकेबल वैल्यू है, जो अनअवेलेबल वैल्यू है, ठीक है। हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे नॉट नल कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई करना है टेबल में। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग SQL query creates a new table called student1 and adds 5 columns, 3 of which are roll number, name and age. In this we specify not to accept nulls. अब देखो, हमने एक student1 नाम का नया टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स है, ठीक है। उनमें से 5 कॉलम में से 3 कॉलम में हमने नल वैल्यू को ना एक्सेप्ट करे, इसीलिए हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो जो 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड एज में हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। तो कैसे क्रिएट, ये क्रिएट टेबल कमांड से हमने student1 टेबल बना दिया। इसमें हमने कॉलम्स ऐड करने हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा है रोल नंबर, डेटा टाइप है इंट और साइज है 6, और हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। नेक्स्ट कॉलम है नेम और डेटा टाइप है varchar और साइज है 20, कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। फिर एड्रेस का डेटा टाइप कैर है और साइज हमने डाल दिया 25, और इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं हमने लगाया, ठीक है। फिर है एज, डेटा टाइप इंट, साइज 4 और कंस्ट्रेंट लगा दिया हमने नॉट नल, ठीक है। नेक्स्ट इज फी कॉलम, डेसिमल इसका हमने डेटा टाइप लिया है और ये इसका साइज है, और इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, ठीक है। ऐसे हमने वैल्यू को टर्मिनेट करना है स्टेटमेंट को, राइट। अब हमारे सामने ये टेबल क्रिएट हो जाएगा student1 नाम का, और उसमें 5 कॉलम्स है आपके, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज और फी। इन कॉलम्स, पांचों कॉलम में से हमने 3 जगह पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, मींस इन तीनों कॉलम में आपकी नल वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती, ठीक है। ये था आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट। अब नेक्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में क्या होगा, द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट
provides a default value to a column when the insert into statement does not provide a specific value. अब जब आपने डिफ़ॉल्ट कंसंट्रेंट लगाना है किसी भी कॉलम में, तो वो उस जब कॉलम में आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाओगे तो क्या होगा। मान लो आपने इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाई कॉलम में, तो उस कॉलम में जहां आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाई तो आपको कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाई देगी। तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स की मदद से वहाँ पे दिखती है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वल creates a new table called student1 and adds 5 column. Here the fee column is set to 1000 by default. So in case the insert into statement does not provide a value for this column, then by default this column would be set to 1000. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, वही स्टूडेंट वन टेबल को क्रिएट करेंगे, उसमें 5 कॉलम्स ऐड करेंगे और जो फ़ी वाला कॉलम है उसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे 1000। ठीक है। इन केस हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से इस कॉलम को कोई भी वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो हमें इस कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वैल्यू दिखाई देगी, 1000। ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल फिर से वही है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन रोल नंबर इंट डेटा टाइप साइज नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, फिर नेम डेटा टाइप डाल दिया नॉट नल कंस्ट्रेंट है, एड्रेस में हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, एज में नॉट नल कंस्ट्रेंट है, और फिर हमने फी वाले जो कॉलम है हमारा उसमें हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दिया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखी हमने 1000। इन केस हम कोई भी वैल्यू इसमें नहीं डालते अगर फी कॉलम में, तो हमारे को पहले से जो वैल्यू हमने डाली 1000 रुपये वो हमें दिखाई देगी। तो ये था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है यूनिक की कंस्ट्रेंट। The unique key constraint prevents two records from having identical values in a column. अब यूनिक की कंस्ट्रेंट जब आप किसी कॉलम पे लगाओगे तो उस कॉलम पे जो रिकॉर्ड्स होंगे उनकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है। इट एंश्योर्स वैल्यू एंटर्ड इनटू अ कॉलम आर यूनिक। तो ये एंश्योर करेगा कि जो भी वैल्यू कॉलम में एंटर की जा रही है वो यूनिक होगी। This can apply only to column that have also been declared as not null. अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो यूनिक की कंस्ट्रेंट है वो उसी कॉलम पे आप उसको उस कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो जिसको पहले आपने नॉट नल डिक्लेयर किया होगा। इन द स्टूडेंट वन टेबल फॉर एग्जाम्पल यू माइट वॉन्ट टू प्रिवेंट 2 or more स्टूडेंट्स फ्रॉम हैविंग एन आइडेंटिकल एज। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट वन टेबल का एग्जांपल लेते हैं, हम ये इमेजिन कर रहे हैं या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एज सेम नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम वहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा देंगे, यूनिक की कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वल क्वेरी क्रिएट्स अ न्यू टेबल कॉल्ड स्टूडेंट वन एंड एड्स 5 कॉलम्स. Here the age column is set to unique so that you cannot have two records with the same age. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टेबल वैसे ही हम क्रिएट करेंगे विद 5 कॉलम्स और उसमें हम एज जो कॉलम है उसमें यूनिक उसको सेट कर देंगे कंस्ट्रेंट उसमें, ताकि जितने भी रिकॉर्ड्स आपके एज कॉलम में ऐड होंगे वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट एज के होंगे, उनमें किसी भी स्टूडेंट की सेम एज नहीं होगी। तो सेम कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन रोल नंबर इंट नॉट नल, नेम में भी हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है, एड्रेस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। अब एज पहले से हमारा नॉट नल था, उसी को हमने क्या कर दिया, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया उस पर। ठीक है। तो अब जो भी वैल्यू हम एज कॉलम में ऐड करेंगे वो सेम वैल्यू, दो स्टूडेंट की सेम एज नहीं होगी उसमें, राइट। You can also define a group of columns as unique with the unique constraint. तो हम एक से ज़्यादा कॉलम्स में भी यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। A primary key is a field in a table which uniquely identifies each row in a database table. तो प्राइमरी की आपके टेबल में वो फील्ड होती है जो आपके डेटाबेस टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़। तो प्राइमरी की में जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो आपकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। A primary key column cannot have null values. अब ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो प्राइमरी की होगी उसमें आपकी नल वैल्यू नहीं आएगी। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की आपकी होती है। इफ अ टेबल हैज प्राइमरी की डिफाइंड ऑन एनी फील्ड देन यू कैन नॉट हैव टू रिकॉर्ड्स हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ दैट फील्ड। अगर आपने किसी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन कर दी है तो उस टेबल में आपके दो रिकॉर्ड्स की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज सेम एज यूनिक कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट दैट ओनली वन प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड इन अ टेबल। अब आपकी जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है वो यूनिक की कंस्ट्रेंट की जैसी ही होती है, पर इसमें एक फ़र्क ये होता है कि सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी आपकी एक टेबल में, ठीक है। यूनिक की कंस्ट्रेंट आप ग्रुप ऑफ कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं, पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपकी एक ही कॉलम में अप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स हमने यहाँ पे दिया है एक, हियर इज द सिंटेक्स टू डिफाइन द रोल नंबर एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की इन अ स्टूडेंट वन टेबल। हमने रोल नंबर जो एट्रीब्यूट है, जो रोल नंबर कॉलम है हमारे स्टूडेंट वन टेबल का, उसको हमने प्राइमरी की क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन रोल नंबर इंट डेटा टाइप साइज 6 नॉट नल एंड प्राइमरी। नॉट नल ही होना चाहिए तभी आपकी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, और जैसे ही हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया तो ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि एक ही स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम रोल नंबर को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, क्योंकि नेम आपके सेम हो सकते हैं, एड्रेस भी आपके सेम हो सकते हैं, एज भी आपकी सेम हो सकती है, फीस भी सबकी सेम हो सकती है, पर एक चीज़ जो अलग होगी, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी इन सबको, वो क्या है, रोल नंबर। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की इज अ की यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। अब फॉरेन की वो की होती है जो आपके दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज की जाती है। अ फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब फॉरेन की वो फील्ड है जो एक टेबल में आपकी वो फॉरेन की होगी और दूसरे टेबल की वो प्राइमरी की होगी, ठीक है। मान लो जैसे रोल नंबर आपकी एक स्टूडेंट वन टेबल है, उसमें प्राइमरी की है। अब उसी स्टूडेंट वन टेबल को आपने दूसरे टेबल के साथ में लिंक करना है, तो वही सेम वैल्यू जो रोल नंबर की आपकी एक टेबल में है वो दूसरे टेबल में होगी, पर वहाँ पे वो फॉरेन की होगी, ना कि प्राइमरी की, ठीक है। A foreign key constraint also known as a referential integrity constraint, इसी को हम referential integrity constraint भी बोलते हैं foreign key को। It specifies that the value of foreign key correspond to actual value of primary key in other table, ठीक है। ये क्या स्पेसिफाई करता है कि जो फॉरेन की वैल्यू होती है वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज होती है, ठीक है। दिस इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंसिंग की। इसी की फॉरेन की को हम और क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग की भी बोलते हैं। अ फॉरेन की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन अ डिफरेंट टेबल। तो फॉरेन की एक कॉलम होता है या एक से ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करती है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू table matches the primary key in one of the table with a foreign key in the second table.
तो दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल की फॉरेन की से मैच करती है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हमने ये एक स्ट्रक्चर टेबल, दो टेबल्स का स्ट्रक्चर कंसीडर किया है। तो फर्स्ट हमारा है स्टूडेंट वन टेबल, तो वो जो हमने पहले क्रिएट किया था सेम वैसा ही है। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर को पहले नॉट नल किया है, फिर नेम वैरके 20 नॉट नल, एड्रेस को कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, यहाँ पे एज में नॉट नल कंस्ट्रेंट है, फी में भी अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और हमने यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दिया किस पे, रोल नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेबल हमने क्रिएट करना है वो है सब्जेक्ट टेबल। क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी पहला कॉलम है, इसमें इंट इसका डेटा टाइप और साइज का 6 है और नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया। फिर सब्जेक्ट नेम varchar 20, अब फिर हमने रोल नंबर यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है, रोल नंबर इंट 4। अब प्राइमरी की इस टेबल की, सब्जेक्ट टेबल की प्राइमरी की हमने क्या बनाई, सब्जेक्ट आईडी, ये जो है आपकी। ठीक है, अब फॉरेन की क्या है, ये रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन की यहाँ पे क्यों है, क्योंकि पहले वाले टेबल में ये क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, अब सेम चीज़ जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे कौन सी की बन जाती है आपकी, फॉरेन की। रेफरेंसेस स्टूडेंट वन रोल नंबर, इसका काम क्या है, इस फॉरेन की का काम है कि स्टूडेंट टेबल पे जो रोल नंबर की है उसको रेफरेंस करना, वहाँ पे उसकी वैल्यू को आपस में लिंक करना। ठीक है, तो इस ये आपका फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट हुआ इस तरीके से। तो क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है अब आपका check constraint. Check constraint enables a condition to check the value being entered into a record. तो check constraint इसीलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी वैल्यू एंटर करने से पहले वो कंडीशन चेक हो। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड अगर टेबल में एंटर करना है तो उससे पहले जो कंडीशन लगाई गई है वो पूरी हो, तभी जाके वैल्यूज आपकी इंसर्ट होगी। इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स द रिकॉर्ड वायलेट्स द कंस्ट्रेंट एंड इजंट एंटर द टेबल। तो अगर कंडीशन फॉल्स निकलती है तो जो भी रिकॉर्ड है वो आपके कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करता है और इसीलिए टेबल में वैल्यू को एंटर नहीं किया जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल, the following program creates a new table called student1 and adds 5 columns. Same student1 पे ही हम check constraint लगाने वाले हैं। Here we add a check with age column. अब हम age column में check constraint लगाएंगे so that you cannot have any student who is below 18 year. तो हमने यहाँ पे ऐसा constraint लगा दिया कि जिस भी student की age 18 साल से कम होगी वो उसकी एंट्री इस टेबल में नहीं होगी। तो कैसे हम इसको लगाएंगे, तो रोल नंबर को प्राइमरी की और नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, नेम को varchar और नॉट नल कंस्ट्रेंट, एड्रेस को नो कंस्ट्रेंट, एज में अब हमने क्या किया, नॉट नल, चेक एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो अब जब भी इसमें एज में आपकी वैल्यू डालेंगे तो सबसे पहले तो नल वैल्यू नहीं आएगी और दूसरी जब आप वैल्यू डालोगे, मान लो आपने डाल दी 19, तो ये कंडीशन आपकी चेक हुई तो 18 से ज़्यादा है तो आपकी एज जो है वो एंटर हो जाएगी। आप 17 डालते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो एंटर नहीं होगी क्योंकि इस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करता है। तो इस तरीके के कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो टेबल में। तो इससे क्या होता है, आपकी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने से आपके डेटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। तो ये था, आपने क्रिएट टेबल के साथ में इस्तेमाल किया कंस्ट्रेंट को। अब अल्टर टेबल के साथ में अगर आप कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हो एग्जिस्टिंग टेबल में तो कैसे करोगे, यू कैन ऐड अ कंस्ट्रेंट फॉर एग्जिस्टिंग टेबल बाय यूजिंग अल्टर टेबल स्टेटमेंट विद ऐड क्लॉज। साथ में ऐड क्लॉज लगाना पड़ेगा अल्टर टेबल के साथ में। तो सिंटेक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट टाइप, कॉलम का नाम। ठीक है, in the syntax table name is the name of the table, constraint is the name of the constraint, type is the constraint type,
कॉलम इज द नेम ऑफ द कॉलम अफेक्टेड बाय द कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सेम सा ही है कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का इसमें तरीका, पर सिंटेक्स डिफरेंट है बस। यहाँ ऊपर कर आपने क्रिएट टेबल कमांड यूज़ की थी, यहाँ पे आप अल्टर टेबल कमांड यूज़ करोगे और साथ में ऐड क्लॉज यूज़ करोगे। ठीक है, बाकी सेम ही जैसे हमने पीछे अप्लाई किए कंस्ट्रेंट वैसे ही आप अल्टर टेबल में भी अप्लाई कर सकते हो एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।